स्वागत है आज के इस विश्लेषण में, जहां हम एक ऐसे सच का सामना करेंगे जो थोड़ा कड़वा है। देश में एक आम धारणा बन चुकी है कि सबसे मुश्किल काम नीट का एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो एक अलग ही सच सामने आता है। असलियत तो ये है कि आज के समय में सबसे मुश्किल काम एग्जाम क्लियर करना नहीं है, बल्कि बिना किसी पेपर लीक के एग्जाम पूरा हो जाना बन चुका है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सच है। और आज हम इस पूरी प्रक्रिया को, इसके हर एक पुर्जे को बिल्कुल करीब से समझेंगे। अब इस विडंबना को ही देख लीजिए। एक तरफ हम उस दौर में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियोस बन रहे हैं, गाड़ियां बिना ड्राइवर के सड़क पर दौड़ रही हैं, मतलब टेक्नोलॉजी लिटरली आसमान छू रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी उसी पुराने थके हुए धर्रे पर चल रहा है, जहां 10 लाख रुपए फेंको और सुबह 4 बजे व्हाट्सएप पर एग्जाम पेपर खरीद लो। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ रही है। हम आगे तो बहुत बढ़ गए हैं, पर लगता है सिस्टम वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे द एनाटमी ऑफ अ लीक पर, जहां हम समझेंगे स्टेप 1 द प्रिंटिंग प्रेस की कहानी, उसके बाद स्टेप 2 ट्रांसपोर्ट ट्रेजेडीज और आखिर में स्टेप 3 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। बेसिक सी बात यह है कि हम एक हाई स्टेक्स एग्जाम पेपर की पूरी सप्लाई चेन को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द एनाटमी ऑफ अ लीक, मैपिंग द सप्लाई चेन। ये जो पूरी पेपर लीक इंडस्ट्री है ना, इसका आकार और इसका नेटवर्क किसी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सप्लाई चेन से बिल्कुल कम नहीं है। सोचिए, एक बेहद सुरक्षित पेपर जिसे एनटीए ऑर्डर करती है, वो आखिर इन फ्रॉडस्टर्स के हाथ लगता कैसे है? दरअसल पूरा एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल 3 अलग अलग वल्नरेबिलिटी पॉइंट्स पर बुरी तरह फेल होता है। पहला, प्रिंटिंग प्रेस का इनसाइडर थ्रेट। दूसरा, रास्ते में होने वाली इन ट्रांजिट इंटरसेप्शन। और तीसरा, ठीक एग्जाम सेंटर पर होने वाला डिजिटल लीक। आइए सप्लाई चेन को खोलकर देखते हैं, क्योंकि जाहिर है पेपर आसमान से तो टपकता नहीं। तो आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, स्टेप 1 द प्रिंटिंग प्रेस, द इनसाइडर थ्रेट। अगर हम पेपर के सफर की बिल्कुल शुरुआत पर ध्यान दें, तो अथॉरिटीज इन पेपर्स को छापने के लिए बेहद सुरक्षित प्रिंटिंग प्रेसेस का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चूक यहीं होती है, और इस चूक का सबसे बड़ा कारण होता है एक विभीषण। अब ये विभीषण कोई मास्टर हैकर या बाहर का फरिश्ता नहीं होता, बल्कि सिस्टम के अंदर का ही कोई अपना टेक्निकल या क्लीनिंग स्टाफ मेंबर होता है। इन लोगों की उन सिक्योर डॉक्यूमेंट्स तक सीधी फिजिकल एक्सेस होती है। मतलब बाहर चाहे कितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े कर दो, ये लोग सुरक्षा चक्र को अंदर से ही खोखला कर देते हैं। और पता है इस धोखे के पीछे का असली मोटिव क्या है? बहुत सिंपल, आर्थिक लालच। एक तरफ साल की 3 लाख की नौकरी है, जिसमें हर दिन पसीना बहाना पड़ता है, और दूसरी तरफ एक ही रात में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक रात में 3 करोड़ रुपए कमाने का मौका। ये इतना बड़ा लालच है, लगभग 100 गुना मुनाफा, जो इन स्टाफ मेंबर्स को अपने ही सिस्टम के साथ विश्वासघात करने पर आसानी से मजबूर कर देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग आखिर करते कैसे हैं? दरअसल ये इनसाइडर सिक्योरिटी कैमराज और कड़े पहरे को बड़ी चतुराई से चकमा दे देते हैं। कभी कैमरा के एंगल से बचकर, तो कभी ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर चुपके से अपने मोबाइल फोन से सीधे पेपर की फोटो खींच ली जाती है। या फिर और भी आसान, पेपर की एक एक्स्ट्रा कॉपी ही गायब कर दी जाती है। बस पहले ही चरण में सबसे अहम सुरक्षा की दीवार टूट जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 ट्रांसपोर्ट ट्रेजेडीज, द हाईवे हाइस्ट। मान लीजिए कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से सुरक्षित निकल भी गया। अब शुरू होता है उसका सफर बैंक्स के स्ट्रॉन्ग रूम्स तक। और सच बताऊं तो यहाँ इस पूरे अपराध की स्पीड और तरीका किसी हॉलीवुड हाइस्ट मूवी से कम नहीं है। इसे हम हाईवे हाइस्ट प्रोटोकॉल कह सकते हैं। होता क्या है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक चल रही ट्रांसपोर्ट व्हीकल रास्ते में चाय पीने के बहाने किसी आम से ढाबा पर रुकती है। यहाँ ड्राइवर की सेटिंग पहले से डन होती है। फिर एक मास्टर की का इस्तेमाल करके पेपर का ट्रंक खोला जाता है, उसकी एकदम हाई क्वालिटी फोटोज खींची जाती है, और फिर ट्रंक को बिल्कुल वैसे ही वापस लॉक कर दिया जाता है। और ये सब कुछ एक छोटी सी चाय ब्रेक के दौरान निपटा लिया जाता है। और इस पूरी एक्सरसाइज का नतीजा क्या होता है? किसी को कानों कान खबर नहीं होती। इस मास्टर की के इस्तेमाल का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि ये पीछे कोई फिजिकल निशान नहीं छोड़ता। बाहर से देखने पर अथॉरिटीज को पूरा यकीन होता है कि चेन ऑफ कस्टडी बिल्कुल बरकरार है, सील पूरी तरह अटूट है। पर अंदर की सच्चाई ये है कि पेपर पहले ही बदमाशों के नेटवर्क में सर्कुलेट होना शुरू हो चुका होता है।
अब आते हैं आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव पर, स्टेप 3, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द डिजिटल काउंटडाउन। अब हम इस विश्लेषण के सबसे आधुनिक और वीक पॉइंट पर आ गए हैं। 2 घंटे। ये सिर्फ 2 घंटे का समय किसी टाइम बॉम्ब की काउंटडाउन जैसा है। ये इस बात पर जोर देता है कि ये डिजिटल लीक एग्जाम शुरू होने के ठीक कितने करीब होता है। सोचिए, जब सबको लगता है कि अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, लाखों विद्यार्थी एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर अपनी जिंदगी और फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक उसी समय यानी एग्जाम से सिर्फ 2 घंटे पहले सेंटर के अंदर एक अलग ही खेल चल रहा होता है। यहाँ सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस आखिरी चरण में जो रक्षक हैं वही मुनाफाखोर बन जाते हैं। एग्जाम सेंटर के इन्विजिलेटर्स या सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, वो लोग जिन पर इन पेपर्स को आखिरी दम तक सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वही चंद पैसों के लालच में सिस्टम को बेच खाते हैं। जैसे ही नियम के तहत पेपर सेंटर पर अनसील किया जाता है, ये अधिकारी तुरंत उसकी तस्वीरें निकाल लेते हैं। अब इस घटनाक्रम की स्पीड देखिए, सब समझ आ जाएगा कि डिजिटल दुनिया में धोखा कितनी तेजी से फैलता है। T-2 घंटे पर इन्विजिलेटर द्वारा पेपर अनसील किया जाता है। सिर्फ 5 मिनट बाद यानी T-1 घंटा 55 मिनट पर ये तस्वीरें सीधे मास्टरमाइंड के फोन पर पहुंच जाती हैं और ठीक अगले 5 मिनट में ये पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जंगल की आग की तरह फैलने लगता है। सिर्फ 10 मिनट में पेपर सीधे उन मुन्ना भाईस की स्क्रीन्स पर होता है जिन्होंने इसके लिए बड़ी रकम चुकाई है। ये स्पीड सच में डरावनी है। इन सभी तथ्यों और सिस्टम की इस पूरी विफलता को समझने के बाद हम आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। सवाल ये है कि जब सिस्टम के रक्षक ही पेपर बेच रहे हैं, तो उन नकली डॉक्टरों का इलाज कौन करेगा? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो सिर्फ किसी एक एग्जाम की खामियों तक सीमित नहीं है। ये हमारे समाज पर पड़ने वाले सबसे खतरनाक रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ इशारा करता है। एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए इस पेपर लीक की पूरी साइकिल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एजुकेशन सिस्टम के इस चमकती हुई सतह के ठीक नीचे आखिर क्या चल रहा है? आज इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे जिसके बारे में सुनकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। आर्किटेक्ट्स ऑफ द एकेडमिक अंडरवर्ल्ड, ये सोर्स मटेरियल एक ऐसी कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश करता है जहां एग्जाम सीट्स मेहनत से नहीं बल्कि पैसे से खरीदी और बेची जाती हैं। इस दस्तावेज के आधार पर आज हम इन स्कैम्स के पीछे की पूरी मैकेनिक्स को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें सीधे चलते हैं। जरा इस बात को इमेजिन कीजिए, आप एक कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं और अचानक कोई आकर आपसे कहता है, भैया आपका बेटा थोड़ा कमजोर है, सीट पक्की करवा दें। सुनने में कैसा लगता है? जैसे कोई सब्जी मंडी में अपना सौदा बेच रहा हो, है ना? ये बिल्कुल सच है। ये आम सा लगने वाला पर बेहद खतरनाक कथन हमें बताता है कि कैसे आजकल एग्जाम सीट्स को एक कमोडिटी यानी एक बाजार के सौदे की तरह ट्रीट किया जाता है। ये सीधे तौर पर पेरेंट्स के डर और उनकी इनसिक्योरिटी पर वार करता है। अब सवाल ये है कि इस पूरे स्कैम को चलाता कौन है? हमारा सोर्स मटेरियल इस हाइस्ट कास्ट यानी इस खेल के मास्टरमाइंड्स पर रोशनी डालता है। चलिए एक एक करके इन किरदारों को समझते हैं। इस चेन में सबसे टॉप पर बैठा है द मास्टरमाइंड, या जिसे हम किंग पिन भी कह सकते हैं। ये वो इंसान है जो पूरा का पूरा नेटवर्क अकेले चलाता है। और इसका सबसे बड़ा काम क्या है? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स के साथ अपनी सेटिंग बनाए रखना। सोर्स के हिसाब से इनकी वाइब एकदम सिनेमैटिक होती है। मतलब ये हमेशा अंडरग्राउंड रहेंगे, सफेद कुर्ता पहनेंगे और एक बड़ी सी गाड़ी में घूमेंगे। ये लोग इस हायरार्की का सबसे ऊपरी हिस्सा हैं, जो पर्दे के पीछे बैठकर सारी डोर अपने हाथ में रखते हैं। मास्टरमाइंड के ठीक नीचे आते हैं द ब्रोकर्स, जिन्हें एजेंट्स भी कहा जाता है। आप इन्हें आमतौर पर कोचिंग सेंटर्स के बाहर मंडराते हुए देख सकते हैं। ये एसेंशियली बिचौलिए या मिडलमैन है। इनका एक ही टारगेट होता है, उन पेरेंट्स को ढूंढना जो अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। फिर ये उन्हें बिना किसी पढ़ाई के गारंटीड सीट्स का लालच देते हैं। एक आम परिवार इस अंडरवर्ल्ड से सबसे पहले इन्हीं ब्रोकर्स के जरिए जुड़ता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ट्रैजिक, सबसे दुखदायक हिस्से पर, द सॉल्वर्स। ये और कोई नहीं बल्कि असली स्कॉलर्स होते हैं। आईआईटी या एम्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स के वो स्टूडेंट्स जो या तो बहुत गरीब हैं या फिर लालची। इनका हुलिया सोर्स में कुछ इस तरह बताया गया है। चश्मा लगाए हुए, दिमाग बेहद तेज, पर नियत पूरी तरह खराब। ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में एग्जाम सेंटर जाकर पेपर सॉल्व करते हैं। ये सच में एक अजीब सा विरोधाभास है। इतना ब्रिलियंट दिमाग, लेकिन लालच के चक्कर में पूरी तरह से भ्रष्ट। इसके बाद एंट्री होती है द मुन्ना भाई की, यानी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स।
ये वो लोग हैं जो फिजिकली असली स्टूडेंट की जगह एग्जाम हॉल में जाकर बैठते हैं। अब सोचिए, ये एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। सोर्स बताता है कि जब ये मुन्ना भाई एग्जाम हॉल में घुसते हैं तो अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि जाहिर है वो एक अपराध कर रहे हैं, लेकिन इस डर के बावजूद वो वहां टिके रहते हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर उनका वो डर जाता कहां है? जवाब सिर्फ एक नंबर में छुपा है, 50 लाख। टेक्स्ट साफ तौर पर कहता है कि इन प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के पास 50 लाख का कॉन्फिडेंस होता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये नंबर दिखाता है कि कितने मैसिव स्केल पर पैसा इन लोगों को सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है और उनके डर को पूरी तरह इंसुलेशन दे देता है। अगर इस पूरे इकोसिस्टम को एक साथ देखा जाए तो ये बिल्कुल किसी वेल स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करता है। इन चारों किरदारों के रोल को देखिए। मास्टरमाइंड अंडरग्राउंड बैठकर सेटिंग करता है, ब्रोकर पेरेंट्स को अपने जाल में फंसाता है, सॉल्वर अपनी तेज बुद्धि का गलत इस्तेमाल करता है और मुन्ना भाई सीट पर जाकर बैठ जाता है। ये साफ बताता है कि ये अंडरवर्ल्ड कितना ऑर्गेनाइज्ड और एक कॉर्पोरेट हायरार्की की तरह ऑपरेट कर रहा है। इन क्रिमिनल्स के काम करने के इस फास्ट पेस तरीके को समझने के बाद अब थोड़ा ठहरते हैं, बात करते हैं द ह्यूमन कॉस्ट की। आखिर इस पूरे खेल की असली कीमत चुकाता कौन है? जरा इन दो अलग अलग तस्वीरों को अपने दिमाग में रखिए। एक तरफ एक गरीब पिता है जो अपनी जमीन बेचकर अपनी खून पसीने की मेहनत से बच्चे की कोचिंग फीस भर रहा है, और दूसरी तरफ एक अमीर पिता जो अपने उस बेटे के लिए सीधा एग्जाम सीट खरीद रहा है जिसने साल भर पढ़ाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पबजी खेला है। ये कंपैरिजन इस जाली सिस्टम के अंधेरे को बिल्कुल नंगा कर देता है। एक तरफ पूरी जिंदगी का बलिदान है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल। और पता है उस अमीर पिता को इस सीट के लिए चुकाना क्या पड़ता है? 30 से 40 लाख रुपए। ये वो रकम है जो वो ब्रोकर को बड़े आराम से दे देता है। एक आम इंसान के लिए ये जिंदगी भर की जमा पूंजी और जमीन बेचने के बाद आती है, और वही एक अमीर के लिए ये बस अपने आलसी बच्चे का फ्यूचर एफर्टलेसली सिक्योर करने का एक अमाउंट है। ये अंतर सच में बहुत चुभने वाला है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द फाइनल गारंटी। ये हिस्सा इस एकेडमिक अंडरवर्ल्ड के एक्सट्रीम एरोगेंस यानी अहंकार को पूरी तरह से सामने लाता है। एक ब्रोकर उस अमीर बच्चे से आखिर क्या कहता है, सुनिए। बेटा टेंशन मत लो, तुम बस OMR शीट पर अपना नाम सही लिखना, बाकी ऊपर वाला और हम देख लेंगे। ये डायलॉग सच में डरावना है। जरा सोचिए, उस बच्चे से कहा जा रहा है कि उसे कुछ भी नहीं करना, बस अपना नाम सही लिखना है, बाकी का पूरा काम भगवान और ब्रोकर ने जैसे आपस में बांट लिया हो। यह साफ बताता है कि इन लोगों को अपने इस फर्जीवाड़े पर कितना गहरा और कितना घमंडी एतबार है। तो आखिर में ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब अंडरवर्ल्ड के ये कैरेक्टर्स एग्जाम की OMR शीट्स को इस तरह पूरी तरह से कंट्रोल करने लगते हैं, तो एक ईमानदार स्टूडेंट का आखिर क्या होता है? वो स्टूडेंट जो अपनी जमीन बेचकर रात दिन एक करके मेहनत कर रहा है, इस जलीय और भ्रष्ट सिस्टम में उसकी जगह आखिर कहाँ रह जाती है? तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने हमारे देश के लाखों युवाओं के सपनों को झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं परीक्षा प्रणाली में फैले उस दीमक की, यानी पेपर लीक संकट की। देखिए, यह सिर्फ चंद पन्नों के लीक होने की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा खतरनाक सिंडिकेट है जहां शिक्षा माफियाओं ने पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। आज की इस चर्चा में हम न सिर्फ इस भ्रष्टाचार की जड़ों को समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन जालसाजों के नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई जब सिस्टम के अंदर इतनी तगड़ी सेटिंग है तो ये शातिर मुन्ना भाई और माफिया आखिर पकड़े कैसे जाते हैं? और जब ये पूरा का पूरा रैकेट बेनकाब होता है तो क्या इसका सबसे बड़ा खामियाजा अपराधी भुगतते हैं या फिर कोई और? इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए सबसे पहले जांच एजेंसियों के उस रोमांचक तरीके को समझते हैं जो इन जालसाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन धोखेबाजों को पकड़ने की। आखिर जांच एजेंसियां इन परीक्षा माफियाओं को ट्रैक कैसे करती हैं? देखिए, अब सिस्टम भी पहले से काफी स्मार्ट हो गया है। यहाँ सबसे पहला हथियार है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होता क्या है कि जब परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और फेशियल रिकग्निशन मशीनें लगाई जाती हैं ना, तो धोखाधड़ी का आधा खेल वहीं खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई मुन्ना भाई किसी असली उम्मीदवार की जगह परीक्षा देने पहुंच गया,
जैसे ही एआई सिस्टम देखता है कि अंगूठे का निशान या चेहरा फॉर्म वाली फोटो से मैच नहीं कर रहा है, वो तुरंत रेड अलर्ट जनरेट कर देता है। और फिर क्या, धोखाधड़ी करने वाले सीधे परीक्षा हॉल से पुलिस वैन में। और ये मल्टीफोल्ड ओएमआर शीट वाला स्कैम तो देखिए, मतलब बिल्कुल हास्यास्पद है। कुछ अपराधी इतने शातिर होते हैं कि वो एग्जाम में कुछ लिखते ही नहीं हैं, अपनी शीट पूरी खाली छोड़ाते हैं ताकि बाद में सेटिंग वाले उसे भर सकें। लेकिन ये विजिलेंस टीम के रडार पर तब आते हैं जब वो देखते हैं कि जिस कैंडिडेट ने पूरे साल के मॉक टेस्ट में लगातार 0 स्कोर किया हो, उसके मेन एग्जाम में सीधे 720 में से 720 नंबर कैसे आ गए। जब इन सो कॉल्ड टॉपर्स से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जनाब को माइटोसिस और मियोसिस का फर्क तक नहीं पता और सपने सीधे एम्स दिल्ली के देख रहे थे। फिर बारी आती है टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लीक ट्रेल की। आजकल के साइबर सेल एकदम एक्शन में रहती है। जांचकर्ता इन ऐप्स पर चल रहे संदिग्ध मैसेजेस को ट्रैक करते हैं, वहां से वो छुपे हुए आईपी एड्रेस और डिजिटल फुटप्रिंट्स निकालते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता ही क्या है? अगर सिर्फ एक फोन उनके हाथ लग जाए ना, तो बस उस एक फोन की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते पुलिस पूरे नेटवर्क से जुड़े 50 और लोगों को लाइन से धर दबोचती है। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिजिटल सबूतों के दम पर ऐसे ही ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया जाता है। लेकिन अब आते हैं इस चर्चा के सबसे गंभीर पहलू पर, भ्रष्टाचार की असली कीमत। इन हेडलाइंस के पीछे आखिर पिस्ता कौन है? जरा सोचिए, इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान वास्तव में होता किसका है? क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों या माफियाओं का जो कुछ समय के लिए जेल चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उनका जिनका काला पैसा इस रैकेट में फंस जाता है? जी नहीं। असली कीमत तो वो लोग चुकाते हैं जिनका इस पूरे भ्रष्टाचार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। असली नुकसान पता है किसका है? उस गांव के लड़के का जो रात के 2 बजे एक छोटे से कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है। नुकसान उस माँ का है जिसने अपने बच्चे को कोटा भेजने के लिए, उसकी कोचिंग की फीस भरने के लिए अपनी सोने की चूड़ियां तक गिरवी रख दी। जब कोई पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, वो एक पूरे परिवार के सपनों का और उस छात्र की 2 साल की अटूट मेहनत का पूरी तरह से कत्ल कर देता है। और बात सिर्फ सपनों के टूटने तक ही सीमित नहीं है। आइए देखते हैं कि रद्द की गई परीक्षाओं का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना खतरनाक असर पड़ता है। ये डैमेज अंदर तक होता है। मानसिक तौर पर देखें तो एक स्टूडेंट का सिस्टम से पूरी तरह से भरोसा उठ जाता है। उसे लगने लगता है कि जब पूरी व्यवस्था ही अमीरों के लिए सेट है तो मेरी मेहनत का क्या फायदा। सिवियर एंजाइटी, पैनिक अटैक आने लगते हैं। और सबसे बुरा है वो डिप्रेशन और अपराध बोध, जहाँ बच्चा खुद को दोषी मानने लगता है कि उसने अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर दिया। और इस मानसिक तनाव का असर सीधा शरीर पर दिखता है। दोबारा परीक्षा होने के डर से रातों की नींद उड़ जाती है। स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल हाई रहता है, जिससे क्रॉनिक थकान और शरीर में दर्द बना रहता है। यहाँ तक कि लगातार स्ट्रेस में रहने से इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि स्टूडेंट्स अक्सर बीमार पड़ने लगते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो हमेशा के लिए छिन जाती है, समय का अपूरणीय नुकसान। वो साल जिन्हें दुनिया का कोई भी पैसा वापस नहीं खरीद सकता। एक पेपर लीक कैसे एक ब्राइट स्टूडेंट को टाइम लूप में फंसा देता है, जरा इसे समझिए। सबसे पहले तो 1 साल उसी पुरानी कोचिंग की बेंच पर बैठकर दोबारा तैयारी करने में निकल जाता है। उसके बाद जब मामले अदालत में पहुंचते हैं तो कोर्ट केस और तारीखों के इंतजार में 2 से 3 साल और बर्बाद हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा ट्रेजिक रिजल्ट क्या होता है? 18 से 24 साल की उम्र, जो करियर बनाने का सबसे प्राइम टाइम होता है, वो यूं ही निकल जाता है। बहुत से छात्र तो इस लंबी देरी की वजह से ओवर एज हो जाते हैं और आगे के एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो जाते हैं। बिना कोई गलती किए इतनी बड़ी सजा। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए, 8000 से ज्यादा। क्या है ये? अगर कोई छात्र 2 साल तक लगातार हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता है, तो वो अपने जीवन के 8000 से ज्यादा घंटे इस एक परीक्षा को समर्पित कर देता है। और वहां बैठा एक माफिया महज एक पेपर लीक करके इन 8000 घंटों की मेहनत को 1 सेकंड में 0 कर देता है। लिटरली 0। किसी इंसान के समर्पण और मेहनत के साथ इससे ज्यादा क्रूर मजाक और क्या हो सकता है? तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जैसे जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, क्या हमें आखिरकार एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जो पूरी तरह से पेपर लीक प्रूफ हो, या फिर देश की सच्ची प्रतिभाओं का ऐसे ही मजाक उड़ता रहेगा? देखिए, जब तक इन शिक्षा माफियाओं को सबसे कड़ी सजा नहीं मिलती, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हम सभी को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने इस दर्द को करीब से महसूस किया है? अपने विचार और अपने अनुभव नीचे
कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इस एक्सप्लेनर के माध्यम से हमारी कोशिश यही थी कि इस पूरे